हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं मोहम्मद आजम न्यू सिटीजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरओ एआरओ के पीवाईक्यूज। ठीक है, आरओ एआरओ की प्री और मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके लिए। 2023 का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसके भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद पीछे को 2016 तक जितने भी आरओ एआरओ के एग्जाम हुए हैं, सभी के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेके आए हैं और इस श्रृंखला को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। पीवाईक्यू की श्रृंखला हमने शुरू कर दी है, तो आज हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। पीवाईक्यूज का यहाँ पर रैपिड मोड में हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के साथ। यूपी आरओ एआरओ पीवाईक्यू, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं यूपी आरओ एआरओ के पीवाईक्यूज को। इंडियन पॉलिटी के आज यहाँ पर लगे हुए हैं 2023 से पीछे को जितने भी वर्षों में आरओ एआरओ के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, 2023 प्री का, ठीक है, 2023 11 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था 2023 के आरओ एआरओ का, जो कि कैंसिल हो गया था परीक्षा लीक होने के कारण, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू में लगे हुए हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित ये प्रश्न है। अभी हम पॉलिटी की क्लासेस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था महान्यायवादी का टॉपिक पढ़ा था, पूरे चैप्टर को महान्यायवादी के पढ़ा था हमने, काफी सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस वहां पर की थी, तो उसी से ये प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। ठीक है, संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। ठीक है, तो महान्यायवादी के बारे में आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद है। ठीक है, महान्यायवादी होते कौन है? महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। कानून के मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी का पद यहाँ पर सृजित किया गया है। भारत सरकार के पक्षों को न्यायालय में रखते हैं भारत के महान्यायवादी, और इनको संसद के विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। संसद के सदनों में ये कार्यवाही में भाग लेने के लिए इनको अधिकार मिला है आर्टिकल 88 से। ठीक है, और ऐसे ही एक आर्टिकल 105 है। आर्टिकल 105 के तहत क्या, इनको संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और योग्यताएं क्या हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, वही भारत के महान्यायवादी के लिए भी योग्यताएं होती हैं। 88 के अनुसार इनको कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, सदन की कार्यवाही में। ठीक है, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संसद के सदन किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये महान्यायवादी का पूरा ओवरव्यू रहा। ठीक है, प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? पहला था कि ये प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी का कोई कार्यकाल तो निश्चित नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया है गलत। दूसरा है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि उनको संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं, वे महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं। जैसे उनसे संबंधित वेतन, भत्ते, सुविधाएं, जो भी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो सी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक ना दो, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पर हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी इनको बैठने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार के बगैर। मत देने का इनको अधिकार नहीं है। तीसरी चीज, एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते व विशेषाधिकार का वह अधिकारी होता है। ये कहां से आता है? आर्टिकल 105 से। और कार्यवाही में भाग लेने का जो इनको अधिकार मिलता है, वो अनुच्छेद 88 के अनुसार मिलता है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 76, 88 और 105। ठीक है, इन तीनों को आपको भली भांति याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, अनुसूची का हमने पूरी क्लास की थी अनुसूची की।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या है, हमने भारतीय संविधान में पढ़ा है 12 अनुसूचियां हैं। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित क्या है, उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो इसका यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, डी यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और 5वीं अनुसूची क्या है, वही 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त, इन राज्यों के अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं उनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो 5वीं और छठी अनुसूची दोनों ही मिलती जुलती हैं, बट 6th अनुसूची में क्या है, 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है छठी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ी थी, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है, इसमें भारतीय संविधान के आदर्श है, आदर्श उद्देश्य हैं, किस पर आधारित है, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, यह लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अर्पित किया गया। ठीक है, और यह संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, इन चीजों को भारत के नागरिकों को दिलाने के लिए। और उसमें प्रस्तावना में एक क्या है, तिथि का उल्लेख है 26 नवंबर 1949 को। हिंदी में क्या है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की बातें हैं। तो इस प्रकार न्याय कितने प्रकार का है प्रस्तावना में, न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और भाईचारा है 1 प्रकार का। ठीक है, भ्रातृत्व भी इसको कहते हैं, बंधुता 1 प्रकार की, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, तो अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। ठीक है, सही क्रम कौन सा है, जो संविधान के आदर्श है प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहले नंबर पर आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो इस आधार पर देख लेते हैं। समाजवादी तो दूसरे नंबर पर आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। ठीक है, इस आधार पर बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय थी। ठीक है, आगे फिर न्याय स्वतंत्रता समानता की और भ्रातृत्व की बात है। ठीक है, और दूसरी चीज संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानना जरूरी है। एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, 3 आदर्श जोड़े गए हैं, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता।
ठीक है। 1976 में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा हालांकि 4 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। एक 3 शब्द तो सार्थक है अगर हम कहें विस्तार से बात करें, और एक है निरर्थक शब्द है, ठीक है। या यहाँ पर दर्शन या संविधान का उद्देश्य, ठीक है। जो आदर्श हैं 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और एक शब्द जोड़ा गया था और, ठीक है। ये 4 शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्थिति क्या है कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि 1960 के बेरुवाड़ी मामले में प्रस्तावना से संबंधित जो हमारे न्यायालय में वाद हैं, 1960 का बेरुवाड़ी मामला है, इसमें कह दिया था न्यायालय ने कि ये संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1967 का जो गोलकनाथ मामला है उसमें न्यायालय ने कहा कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज के संबंध में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में है, कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, ठीक है। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है, हमने पढ़ा है 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। 73वें से जो है ग्राम या स्थानीय स्तर पर जो पंचायतों की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसको कह सकते हैं, और 74वें से शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। देखिए पंचायतों में चुनाव दो तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो पंचायत समिति है उसका चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से गांव के जो है मतदाता डालते हैं, लेकिन जो जिला परिषद होते हैं उसके अध्यक्षों का चुनाव यहाँ पर अस्थायी रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। दूसरा, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष होती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। देखिए हमारे देश में 2 तरह के चुनाव आयोग की व्यवस्था है, एक केंद्रीय चुनाव आयोग या चुनाव आयोग, और दूसरा हर राज्य में चुनाव आयोग होते हैं। राज्य के चुनाव आयोगों का क्या कार्य होता है? वो पंचायतों के चुनाव कराते हैं, ठीक है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन के वो चुनाव कराते हैं। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए जो है राज्य चुनाव आयोग वहां पर अधिकृत होते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 243 जे, ठीक है। आर्टिकल 243 जे के अनुसार पंचायत राज में जो चुनाव होता है हमारा राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। सी इसका यहां पर सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनुच्छेद 243 चा का अर्थ होगा एच के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ठीक है। जो न्यूनतम आयु का प्रावधान है वो आर्टिकल 243 एच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ठीक है। जब हम मौलिक अधिकार की क्लास कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार जो हैं यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ठीक है। मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें हमने विभिन्न जो है अधिकारों को पढ़ा था। निद्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है। इसी आधार पर मृत्यु के अधिकार की बात कर लेते हैं, ठीक है। मृत्यु के अधिकार की पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक है। एक बार 1994 में न्यायालय ने मृत्यु के अधिकार को जीवन के अधिकार के अधीन जो है मौलिक अधिकार जो है कह दिया था, ठीक है। कौन सा केस था? रतिनम केस। रतिनम केस
1994 में मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। बट दूसरा आता है हमारा ज्ञानकोर केस। ज्ञानकोर केस 1996 का, न्यायालय ने अपने निर्णय को यहां पर पलट दिया और मृत्यु के अधिकार को जीवन के अधिकार के अधीन मौलिक अधिकार से हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया था, यहाँ पर हटा दिया था, और वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ठीक है। हम जब संसदीय शासन प्रणाली पढ़ते हैं, भारत की जो शासन प्रणाली पढ़ते हैं, सरकार की प्रणाली पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं भारत जो है संघीय भारत का संविधान संघीय है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम पूर्ण संघीय की बात नहीं करते हैं, ठीक है। पूर्ण संघीय की बात नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा इसे क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघीय, ठीक है, अर्ध संघीय, ठीक है। तो इस आधार पर यहां पर पूर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण संघीय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, क्या मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को कम करा जा सकता है या इनमें बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन इनको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन से कथन गलत हैं, ठीक है। बी, सी एंड डी तीनों गलत हो जाते हैं, तो सही उत्तर आएगा बी, सी एंड डी। डी इसका यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कहां पर है? संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पे अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था, उसको 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज है तो संविधान के जो मौलिक अधिकार में संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के माध्यम से होगा। आर्टिकल 21 में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसे ही स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निद्रा का अधिकार, है ना। इस तरह से काफी सारे अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। कथन और कारण वाला प्रश्न है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। दूसरा भी सही है हमारा, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है, ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा, ए सही है किंतु आर असत्य है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो यहां पर इसके दोनों कथन सही हैं, ठीक है, और इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ठीक है। अब यहां पर यह हमें जानना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और आर्टिकल 54 के अनुसार, आर्टिकल 53 के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके हाथ में निहित होती है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये वाला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। किस आधार पर हो जाएगा? क्योंकि मंत्रिपरिषद के हाथ में यहां पर शक्ति निहित होती है,
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गलत आर सही आएगा उत्तर। ठीक है, ए गलत और आर सही, डी इसका उत्तर सही आ जाएगा। मतलब जो ए सत्य है और आर असत्य है, किस आधार पर? भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा हमारा असर्शन इसका गलत हो जाएगा और रीजनिंग सही हो जाएगी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर असत्य है, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। ठीक है, अनुच्छेद है एक तरफ और एक तरफ हमारे यहां पर दिए हुए हैं उन अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 40, आर्टिकल 98 और आर्टिकल 239। ठीक है, आर्टिकल 26 में क्या है? हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा है। आर्टिकल 26 मौलिक अधिकार में हमारा आता है। मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, तो आर्टिकल 26 मौलिक अधिकार में चले जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ए का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा कहाँ कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ए बी सी में से उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में हमने डीपीएस में पढ़ा है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी का फोर्थ। बी का फोर्थ यहाँ पर है एंड यहाँ पर है। अब हमारा ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया है, ये वाला भी। आर्टिकल 98 एंड आर्टिकल 239। ठीक है, 239 आर्टिकल हमने पढ़ा है, वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, तो 239 आ जाएगा 1 में, डी का 1 आ जाएगा, डी का 1 यहाँ पर है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आर्टिकल 98 जो है वो संसद का सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, तो इस आधार पर ए उत्तर सही हो जाएगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी उत्तर इसका आ जाएगा। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र जिन राज्यों में घोषित किए जाते हैं उन राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद गठित करने का उनको अधिकार होता है, और ये परिषद क्या करती है? राज्यपाल को सलाह देती है इस बारे में। सी उत्तर इसका यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निदेशक तत्वों को हमने पढ़ा है भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल होते हैं, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निदेशक तत्व कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में। ठीक है, आर्टिकल 36 में हमने पढ़ा है राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में क्या है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। जो डीपीएसपी है इनका क्या उद्देश्य होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस आधार पर हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नो का बी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान में भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और संविधान कानून लागू करने में इनका ध्यान रखना राज्यों का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था देश में, तो जो लोग धर्मांतरण करते थे, ईसाई अगर ईसाई धर्म में या किसी अन्य धर्म में या किसी भी धर्म में अगर लोग जाते थे तो उनका उत्तराधिकार, जो पैतृक उत्तराधिकार था, उसको छीन लिया जाता था। ठीक है, पैतृक उत्तराधिकार था वो छीन लिया जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने
लेक्स लोकी अधिनियम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में भी प्रवेश करता है तो उसको अपने संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 1850 का अधिनियम है। दूसरा है बंगाल टेनेंसी अधिनियम। ठीक है, ये हमारा 1885 का है। ये जो रैयत थे, जो जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे, उन लोगों के हितों से संबंधित था। आयु की सहमति अधिनियम, ये विवाह की आयु को बढ़ाने से संबंधित था, 1891 का है। और चौथा आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये 1904 का है। ठीक है, इस आधार पर इनको अरेंज करते हैं। पहले लेक्स लोकी अधिनियम आएगा 1850, फिर 1885, फिर 1891, उसके बाद 1904। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, और अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। ठीक है, तो आर्टिकल 124 हमारा प्रावधान करता है कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और गठन से संबंधित प्रावधान करता है, आर्टिकल 124। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 129 में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है और 129 में हमारा अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, तो इस तरह से ये थे 2023 का जो हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया था आरओ का, उसके क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 2021 के मेंस के क्वेश्चन। ठीक है, जो मेंस परीक्षा में पूछे गए थे आरओ की 2021 की, उससे संबंधित जितने भी पॉलिटी के प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। ठीक है, आर्टिकल 9 किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 9B किससे संबंधित है? ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, नगर पालिकाएं क्या होती है? शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, ये 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम बनाया गया और ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पार्ट 9 भी जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, पार्ट 9A। ठीक है, तो हमारा 9A किससे संबंधित हो जाएगा? शहरी क्षेत्र से। ठीक है, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा, शहरी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। केवल 2 सही उत्तर होगा, बी सही जवाब। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9A में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243P से, ठीक है, 243P से 243ZG तक यहाँ पर शामिल किए गए थे। इससे संबंधित उपबंध शामिल किए गए, जबकि भाग 9 में पंचायत शीर्षक से ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 243 से 243O तक हमारा ये वाला है, पंचायत वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? 2001, 2005, 2015, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर 2001 में भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम लागू किया था। ठीक है, 2001 का ये अधिनियम था, भारत सरकार ने इसको लागू किया था। ठीक है, किसानों से संबंधित और जो पेड़ पौधों से संबंधित था। ठीक है, 2001 में इसको पारित किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है, 1950, 1952, 1954 या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद का
गठन हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं, उपराज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आह्वान करते हैं, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करेंगे आपके लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? हमने पढ़ लिया 108 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के आधार पर अध्यक्षता करते हैं? 118 के आधार पर। तो बी यहां पर सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अधीन किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की जो है स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। केवल साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, 6 अनुसूची, 7th 8th और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां जब हमने पढ़ी है तो उसमें जो 7वीं अनुसूची है वहां पर 3 प्रकार की सूचियां हैं। हमने पढ़ा है 3 प्रकार की सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं? प्रारंभ में 97 विषय थे और अब 100 विषय हैं। ठीक है, और राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, राज्य सूची में कितने विषय हैं? प्रारंभ में 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। और आपकी जो समवर्ती सूची है इसमें प्रारंभ में 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसकी व्याख्या है। आर्टिकल 3 भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी सूचियों को बताती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के प्रधान न्यायाधीश। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार ऐसी स्थिति भारत में बनी है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त था और राष्ट्रपति का पद भी रिक्त था। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे आपके वीवी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर लिया था, लेकिन उन्होंने दोबारा चुनाव के लिए उम्मीदवारी अपनी दर्ज की तो राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया था। तो इस आधार पर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होने की वजह से जो चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ठीक है, आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की संविधान का भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका सही जवाब है, द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यायालय में कोई भी भारत सरकार के खिलाफ मामला जाता है तो वहां पर लिखा होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, भारत संघ, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्यवाही लंबित हैं जिनमें भारत के डोमिनियन एक पक्षकार हैं, तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के साथ भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। ठीक है, तो और आप बताइए आर्टिकल 1 के अनुसार भारत की सरकार का नाम क्या है? भारत का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया, आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान इसको डायरेक्ट करता है, तो इस आधार पर यह संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। वित्त आयोग की संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ठीक है, इनका मुख्य दायित्व क्या होता है? संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। 1951 में गठित किया गया था और अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। ठीक है, 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अब 16वें वित्त आयोग की भी यहाँ पर 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया जा चुका है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, भारत की संसद किन किन के लिए कानून निर्माण कर सकती है? भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन सभी के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्ति के लिए। ठीक है, तो तीनों के लिए भारत को जो है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो 1, 2 एंड 3 डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में है? हमारी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित होती है, तो पहला स्टेटमेंट और प्रधानमंत्री में नहीं होती। ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वाला प्रश्न है, हमें इनको सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ आयु दी हुई है और दूसरी तरफ इनकी है किनकी, उनके लिए दी गई है। ठीक है, अर्हता, न्यूनतम आयु अर्हता दी हुई है। ठीक है, और एक तरफ पद दिया हुआ है। ठीक है, 21 वर्ष किसके लिए है? पंचायत सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो 21 वर्ष किसके लिए है? आपकी पंचायत सदस्य के लिए। तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 25 वर्ष किसके लिए है? भारत के राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। ठीक है, तो 25 वर्ष है आपकी राज्य विधानसभा सदस्य के लिए। बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा आपका ए में ही है, तो सी का चौथा हो जाएगा और डी का पहला। सी का चौथा 30 वर्ष राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष, और भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 2, 3, 4, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ष पंचायत सदस्य, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और मतदान के लिए 18 वर्ष। मतदान के लिए कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष। आगे बढ़िए। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया है? ठीक है, 2012, 2015, 2008 या सन 2000। ठीक है, तो 2008 में भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रथम कार्य योजना लागू की गई थी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लागू किया गया है। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है,
8 राष्ट्रीय मिशन है इसमें, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और सुस्थिर हिमालय परिस्थितियों तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर जो हमारा राष्ट्रीय मिशन है उसमें 8 जो है ये मिशन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह 2021 के मेंस के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। अब करेंगे हम 2021 के प्री के प्रश्नों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्री के प्रश्नों के साथ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ रखी है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। डी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, तो संसद को किस अनुच्छेद के अधीन यह अधिकार प्राप्त है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के तहत, है ना। डी इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 253 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, और अन्य आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल 249 के आधार पर क्या है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 में क्या है? राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। और 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के बाद संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, फैक्चुअल सवाल है। कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, डी नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। प्रथम बार चौथी लोकसभा के कार्यकाल में 1967 से 1969 तक त्यागपत्र दे दिया था लोकसभा अध्यक्ष से। दूसरी बार 1977 में। श्री नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले 1969 के चुनाव में इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, 1969 में भी ये चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के साथ। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? ठीक है, कोरम होता है कि मिनिमम कितनी जो है कितने नंबर चाहिए सदस्यों के कि हम बैठक को आयोजित कर सकें। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 10 सदस्य मिनिमम। राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए मिनिमम 10 सदस्य चाहिए होते हैं, या फिर कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, क्योंकि कुछ राज्यों में अगर मिनिमम 10 सदस्य चाहिए तो 10वां हिस्सा इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ राज्यों में क्या है 30, 32, 40 इस तरह से मेंबर हैं विधानसभाओं में, तो इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 30 का 10वां हिस्सा, 40 का 10वां हिस्सा 4। अगर 4 मेंबर भी आते हैं तो विधानसभा के सत्र को जो है बैठक को चलाया जा सकता है। तो डी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में
सम्मिलित नहीं की गई। 1993 में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 6 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, 3 संवैधानिक संशोधन हुए, 21वां संवैधानिक संशोधन, 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, 21वें से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई कब हुआ था? 1967 में। 71वां कब हुआ था आपका? 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था आपका? 1992 में। इससे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। और 92वां आपका 2003 में हुआ था। इससे कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? 1993 में। ठीक है, ये आपका 1992 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ये लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी नहीं की गई थी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी तो की गई थी, संथाली नहीं की गई थी, क्योंकि संथाली को किससे शामिल किया गया है? संथाली को आपके 92वें संवैधानिक संशोधन से शामिल किया गया है। तो बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हैं? 14 प्लस यहाँ पर 8, क्योंकि बाद में 8 भाषाएं और शामिल कर ली गई हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन देशों से संबंधों को मजबूत करने का प्रथम प्रयास 1992 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप भारत 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार एवं 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बना। भारत की नीति अब एक ईस्ट पॉलिसी हो गई है। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया गया है 2014 में एक ईस्ट पॉलिसी के तहत। इसके तहत संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, 2016 का जो आरओ का मेंस का प्रश्न पत्र था उसके पॉलिटिकल क्वेश्चंस को अब यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण वाला प्रश्न है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन हमारे सही हैं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, संसद का उच्च सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसकी व्याख्या करता है? क्या 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, इस आधार पर राज्यसभा का विघटन नहीं होता? इस आधार पर नहीं होता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी इसका सही उत्तर हो गया है। 83 आर्टिकल 83 में क्या है? राज्यसभा संसद की एक स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्थायी सदन के आधार पर इसका विघटन नहीं होता है, ना कि इस आधार पर कि इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, राज्यों की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा है कि
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मामला है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ना कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा गलत हो गया है, पहला सही है, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, केवल एक उसका सही उत्तर हो गया। आगे, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ठीक है, अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपालों के विधायी अधिकार होते हैं। हमने पढ़ा है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति, और दूसरा अध्यादेश जारी करते हैं आपके राज्यपाल। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और आर्टिकल 213 के तहत आपके राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, हमें बताना है राज्यपाल के बारे में, तो 213 बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 213 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह अध्यादेश संसद अथवा विधानमंडल के अवकाश के दौरान ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आर्टिकल 240, 241, 242 या 243। ठीक है, यहाँ पर 241 आर्टिकल के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान करता है। 240 में क्या है? कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। ठीक है, आर्टिकल 241। और 42 में क्या है? ये 42 निरस्त कर दिया गया है और आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है यहाँ पर। ठीक है, संवैधानिक आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संघीय मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में पूर्व में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। पंचायत, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का जो हमारा री एग्जाम हुआ था प्री का, ठीक है, प्री का एग्जाम एक बार निरस्त हो गया था 2016 का आरओ का, उसके बाद री एग्जाम हुआ था, तो उसी का प्रश्न पत्र है जो री एग्जाम में आया था। जिस तरह से अब 2023 का री एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसी तरह से 2016 का भी हुआ था। पढ़ते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो आपकी भारत परिषद थी या इंडिया काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां इसमें थी। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। ठीक है, 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू कर दी और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ठीक है, लेकिन प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था यहां से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1919 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन यहां से शुरू हुआ और प्रांतों में यहां पर द्वैध शासन समाप्त हो गया। ठीक है, और केंद्र में यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था समाप्त हो गई, यहाँ पर शुरू हो गई थी। ठीक है, इस आधार पर हमें इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग एक तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, हमने संविधान के 22 भागों को पढ़ा है अच्छे से। भाग भाग नागरिकता का भाग कौन सा है? भाग 2। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में आपकी क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4A में क्या है? भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 में आपके संघ है। भाग 6 में राज्य है। ठीक है, भाग 6 में राज्य है। ठीक है, और भाग 6 का भाग 7 में क्या है? भाग बी के राज्य थे। और भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यूटीज। ठीक है, और भाग 9 में क्या है? भाग 9 में भाग 9 में हमने पढ़ा है पंचायतें हैं। भाग 9 का ए भी है, भाग 9 का बी भी है। नगर पालिकाएं, भाग 9 बी में सहकारी समिति है। ठीक है, भाग 9 बी में सहकारी समिति है। और भाग 10 में क्या है आपका? भाग 10 में हमारा है एससी और एसटी क्षेत्र, एससी एंड एसटी क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से 22 भाग है। तो पहला हमारा नागरिकता वाला। भाग 2 संघ राज्य क्षेत्र, ये किस में आता है? संघ राज्य क्षेत्र हमारा आता है, यूटीज आते हैं हमारे भाग 8 में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 7, तो ये वाला हमारा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है सुमेलित नहीं है। नगर पालिकाएं हमारी भाग 9A में आती हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं हमने देखा 9A में, और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है वो आपका भाग 15 में है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और दूसरी ओर अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, समानता के अधिकार में हमने पढ़ा है अस्पृश्यता का अंत कहां पर है? आर्टिकल 17 में। ठीक है, इसके सामने आर्टिकल 17 लिखा हुआ है, ये हमारा सही सुमेलित है। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 से 22 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 23, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 22, क्योंकि 23 में क्या है? 23 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, तो बी इसका भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आती है, बिल्कुल ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। और नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा और उनकी संस्कृति से संबंधित अधिकार आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण वाला सवाल है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, यह हमारा अभिकथन है। और दूसरा कारण क्या है? अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देती है। ठीक है, भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देती है। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों कथन सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। या फिर ए गलत है किंतु आर ए सत्य है और आर असत्य है, या डी ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा पहला सही है। और कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, भारत सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, यह कथन भी सही है। किस आधार पर दे सकती है? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके। ठीक है, तो दोनों कथन सही है और ये आर आपका कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस आधार पर इसका ए का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्यपालिका शक्ति की बात है और यहाँ पर भी भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। दूसरा ऑप्शन है
लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 1773 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, कौन थे? एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और साथ ही 2 अन्य न्यायाधीश और थे। ठीक है, यहाँ पर लेमेस्टर लिखा हुआ है तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, केवल एक ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, टोटल 4 न्यायाधीश थे यहाँ पर। 3 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर के सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, एलिजा इम्पे को। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बात चल रही है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो उच्च न्यायालय में है। ठीक है, उच्च न्यायालय में है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहां पर प्रश्न हमारा केवल कार्यकारी न्यायाधीशों की बात कर रहा है, ना कि मुख्य न्यायाधीशों की। तो इस आधार पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो, इन 3 वजहों से उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ संस्थाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था भारत में राज्य जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन 1952 को किया गया था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमें सही सुमेलित नहीं चुनना है। ठीक है, जो गलत सुमेलित है तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? आर्टिकल 263 के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वाला प्रश्न है। एक तरफ अनुसूचियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ भाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियां हैं। 3 तरह की विधायी सूचियां हमने पढ़ा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो बी का सही हो जाएगा पहला, क्योंकि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं बी का फर्स्ट कहां पर है। बी का फर्स्ट इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है? लिस्ट है, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। ठीक है, 3 सूचियां हैं, तो ए का हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा दोनों में है। तो अभी अगली अनुसूची पे चलते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है या फिर कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, इसको 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और उसका प्रावधान किया था कि
कुछ अधिनियमों की जो है मान्यता विधि उनकी वैधता की जांच यहाँ पर थी। तो इसका हो जाएगा सी का तीसरा। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर जो संसद के सदस्यों की निर्भरता होती है संसद या राज्य विधानसभाओं की, वो होती है। तो डी का यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो हमारे पास डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। 42 का डी उत्तर सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची इन सूचियों से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 9वीं अनुसूची अधिनियमों की विधिमान्यता से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये हमारा एक तरफ भाग दिए हुए हैं भारतीय संविधान के, और दूसरी तरफ इनसे संबंधित विषय दिए हुए हैं। ठीक है, पंचायतें किस भाग में हैं? पंचायतें हमने पढ़ा है भाग 9 में पंचायतें हैं, 9A में आपकी नगर पालिकाएं हैं, और 9B में सहकारी समितियां हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं कहां पर है? हमें सुमेलित नहीं वाला चयन करना है। ठीक है, ये वाला ठीक है। नगर पालिकाएं आपके भाग 9A में है, ये भी ठीक है। तीसरा समितियां, सहकारी समितियां भाग 9B में है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पर दिया हुआ है भाग 10। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स आता है हमारा भारतीय संविधान के भाग 14A में। ठीक है, और भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है SC और ST क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा डी इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक है, इस तरह से 2016 के प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। अब हम करते हैं 2017 का जो RO का मेंस का प्रश्न पत्र था उसके पॉलिटी के प्रश्नों को यहाँ पर हम देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, जब हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ रहे थे तो हमने भाग 16 में पढ़ा था कि भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो डी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण हमारे भाग 14A में आते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है अधिकरण जो है भाग 14 आपके भाग 14A में आते हैं। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध आपके भाग 16 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग ये आती हैं भाग 14 में। ठीक है, नेक्स्ट वित्त संपत्ति और संविदाओं और वाद से संबंधित जो हमारा भाग है वो भाग 12 है। ठीक है, जो वित्त हमारा संपत्ति का अधिकार आता है वो भी हमारा भाग 12 में आता है। ठीक है, क्योंकि भाग 11 में हमारे केंद्र राज्य संबंध है और भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, ठीक है, कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ठीक है, धन विधेयक के अलावा कोई ऐसा विधेयक जो विधानसभा ने पारित कर दिया है, ठीक है, विधान परिषद में कितने माह तक उसको रोका जा सकता है? ठीक है, 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राज्य विधानसभा ने अगर कोई विधेयक पारित कर दिया है तो विधान परिषद में उसको केवल मैक्सिमम 3 महीने तक रोका जा सकता है। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 197 का जो खंड 1 है उसके खंड बी में धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। विधान परिषद बाध्य रहती है कि 3 माह के भीतर उसको पारित करे या उस पर निर्णय ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सदस्यों को वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 या आपका 323। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार भारतीयों को प्रदान करता है, आर्टिकल 326। ठीक है, इसकी व्याख्या डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का
अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है, तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1989 में की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 323 में हमारा क्या है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अर्थात 324 के अनुसार क्या है, निर्वाचन आयोग। 325 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। ठीक है, तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से जो है हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ समितियां दी हुई हैं, एक तरफ उनका गठित होने का वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले आती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये आपकी 1957 की है। ठीक है, इसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, इसके बाद आती है हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव 1983। ठीक है, उसके बाद आती है जीवी के राव समिति, ये हमारी 1985 की है। उसके बाद आती है LM सिंघवी। ठीक है, LM सिंघवी समिति हमारी आती है 1986। इसके बाद आती है थुंगन समिति। ठीक है, थुंगन समिति हमारी 1988 की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं अपनी समितियों को और उनके वर्ष से। ठीक है, अशोक मेहता समिति और BR मेहता समिति। बलवंत राव मेहता समिति आपकी 1957 की है, C का हो जाएगा पहला। ठीक है, C का पहला आपका D में है, तो इस आधार पर सही उत्तर तो निकल गया है एक से ही। अशोक मेहता आपकी 1977 है, B का तीसरा। ठीक है, और PK थुंगन हमने देखा 1988, एक का आपका चौथा। और LM सिंघवी समिति कब की है, 1986 की है। ठीक है, LM सिंघवी समिति हमने पढ़ा है 1986 की है, तो D इसका सही जवाब हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में पहली बार समिति गठित की गई थी और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के बागौर में पहली पंचायत का गठन किया गया था। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। हमने देखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ से आया है? महात्मा गांधी जी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसको शामिल किया था। कालांतर में जो पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में लागू की गई, इसकी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचारों की झलक यहाँ पर मिलती है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या किया? सरकार ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जो है अधिकार दिए हैं, उनको नियंत्रण और शासन करने का अधिकार दिया है। ठीक है, गांधी जी का भी सपना था कि ग्राम स्वराज को सशक्त बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए और विकासशील बनाया जाए। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल को जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का है, इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, 2017 के प्री के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, मेंस के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 2017 के आरओ के जो पॉलिटी के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति हमारी समानता के अधिकार में आती है, आर्टिकल 17 के तहत आती है। ठीक है, समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 तक है और उसमें
अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के अधीन आता है, ठीक है। और आर्टिकल 18 में क्या है आपका, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है, ठीक है, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, 16 है सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 आपका अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, ठीक है। भारत की जो विधानसभा है उनमें ये व्यवस्था है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, 60 से कम नहीं होने चाहिए, वो 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 60 से कम और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना वर्णित है। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिकतम और 60 से न्यूनतम सदस्यों से मिलकर बनेगी, ठीक है। ये प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 333 में हमारा ये वर्णित है, ठीक है। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रावधान से संबंधित तो हमें याद रखना है अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ संस्था दी हुई है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष, ठीक है। हमें जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी 1956, ठीक है। जो हमारा सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। सतर्कता आयोग अभी हमने पिछले एक सवाल में पढ़ा है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है हमारा वो 1985 का नहीं है, इसको जो लागू किया गया था इस कानून को 1988 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इस आधार पर सी गलत हो जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की स्थापना 1956 में की गई थी, ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में लाया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, ठीक है। भारत में कई बार प्रशासनिक सुधार आयोगों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था 1967 में गठित हुआ था और इसने पहली बार लोकपाल और लोक आयुक्त बनाने की जो है सिफारिश की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या फिर डी बाबू जगजीवन राम, ठीक है। तो मोरारजी देसाई ए इसके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को किया गया था, ठीक है। बाद में 1967 ईस्वी में इस आयोग का अध्यक्ष के हनुमंतैया को बनाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही सर्वप्रथम भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, ठीक है। प्रश्न अगर आ जाए कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वीरप्पा मोइली हमारे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन है, ठीक है। भारत में पहले दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की जो है इजाजत नहीं थी। दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य थे उनको इजाजत नहीं थी, तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कब दी गई, 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इनको इजाजत दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी के 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन सा इसका सही उत्तर है, पहला इसका सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है, केवल एक इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, केवल एक इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में हमें
विचार करना है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, 73वां हमारा किससे संबंधित है, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, 73वां हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ग्रामीण की बात कहाँ हो रही है, पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शहरी की बात नहीं है। तो सही उत्तर क्या आएगा, केवल एक, सी इसका यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 55 का हमारा सी उत्तर सही आ जाएगा। शहरी की बात जो की गई है वो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है। ठीक है, जो आपका ग्राम पंचायत है उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, और शहरी और नगर पालिकाओं में कितने विषय हैं, आपके 18 विषय हैं। ठीक है, 18 विषय नगर पालिकाओं को दिए गए हैं और 29 विषय ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। ठीक है, 2016 के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। 2016 के प्री के प्रश्नों को हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। जो पहला वाला 2016 का हमारा एग्जाम था उसके प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा है राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, इन तीन आधारों पर, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, इन तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपात देश में लगाया जाता है। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर वर्तमान में जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था। ठीक है, आंतरिक अशांति। ठीक है, इसको रिप्लेस करके 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से, क्योंकि हमने देखा ऐतिहासिक आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर देश में आपातकाल लगा दिया था, जो 21 महीनों तक चला। 1977 में वो आपातकाल 1977 में हटा था। ठीक है, तो इनके बाद जो सरकार आई थी जनता पार्टी की सरकार, उसने 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान की स्थिति के आधार पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने व्याख्या कर ली है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, संघ की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है आर्टिकल 74 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, आर्टिकल 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन हमने पढ़ा है आर्टिकल 75 के 1 में क्या है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और आर्टिकल 75(3) में क्या है, आर्टिकल 75(2) में क्या है, जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 75(2) में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है 75 का क्लोज 3, उसमें है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये वाला गलत है। तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, 57 का केवल एक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से। ठीक है, एक तरफ अनुसूचियां दी हुई हैं और एक तरफ हमें उनके विषय दिए हुए हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, 7वीं अनुसूची आपकी विधायी शक्तियों का विवरण है। इसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची में आपकी कितनी है, आपको 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से संबंधित है। तो ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का तीसरा इन दोनों में है और बी का आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, बी का पहला भी दोनों में है, सी का हमारा
चौथा हो जाएगा, सी का चौथा सी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हमने आगे के एग्जाम में भी देखा था। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? ठीक है, पंचायत, नगरपालिकाएं, सहकारी समितियां, अधिकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पंचायत भाग 9 में आती है, नगरपालिका भाग 9A में आती है। ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9B में आती है, और अधिकरण आपके भाग 14 हमारे भाग 14A में आते हैं। ठीक है, भाग 14A में आते हैं। और आपका भाग 10 में क्या है? SC एंड ST क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ठीक है, 57वां संवैधानिक संशोधन, 58वां, 59वां या फिर 60वां? ठीक है, 58वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को जो है प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 58वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया था तथा अनुच्छेद 397 के को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने PYQs की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अब हम इससे आगे के 2016 से पहले के जो प्रश्न पॉलिटी के प्रश्न हैं उनकी चर्चा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।